पिछले 25 वर्षों से सलून ऑपरेट कर रही हैं। पिछले 3 साल से वो एक बड़े ब्रांड का फ्रेंचाइजी भी ऑपरेट कर रही हैं और अब वो एक नया चैप्टर ऐड करने जा रही हैं। आपकी टर्निंग पॉइंट क्या रही कि आप बीच में किसी ब्रांड के साथ भी इनरोल की? उस वक्त आपके लिए बिगेस्ट चैलेंज क्या था? मार्केट गैप क्या दिखा? यहाँ से आप क्या सेगमेंट रखा है? चीज़ के साइंस को कैसे अपने सिलेबस में ऐड किया है? और चल रहा है, ऐसा कुछ फेक चल रहा है, कुछ हो सकता है कि मेरे इस स्टेटमेंट से कई लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। उनकी पर्सनालिटी में भी वो बात नहीं थी जो वो, और वो भी डॉक्टर की तरह काम कर सके। दोस्तों, वेलकम है इस एक इंस्पायरिंग पॉडकास्ट सेशन में। आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे वुमेन्स एंटरप्रेन्योर से जो कि पिछले 25 वर्षों से सलून ऑपरेट कर रही हैं। पिछले 3 साल से वो एक बड़े ब्रांड का फ्रेंचाइजी भी ऑपरेट कर रही हैं और अब वो एक नया चैप्टर ऐड करने जा रही हैं। मीन्स कि अपना एक एकेडमी स्टार्ट करने जा रही हैं, गुंजन चौहान एकेडमी के नाम से। आज के पॉडकास्ट में हम इनकी कहानी सुनेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। और ये पॉडकास्ट लेने का मेन रीज़न हमारा ये भी है कि वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करना, क्योंकि अक्सर महिलाएं घर में ही बिजी रहती हैं, होम मेकर रहती हैं। होम मेकर भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, घर को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप साथ में घर को मैनेज करते हुए बाहर निकल करते काम कर रही हैं। तो मैम, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मैं पहले स्कूल में पढ़ाती थी, रांची के कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल में। और सेकंड हाफ में मेरी मदर का बहुत था जोड़ के, नहीं स्कूल की जो सैलरी है उससे क्या होगा। तो मैं अपनी एक दीदी के पास जाती थी सैलून का काम सीखने, मम्मी के फोर्स करने पे। और तभी से फिर मेरा लगा कि नहीं, मुझे यही काम करना चाहिए। मम्मी और भाई काफ़ी इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं, तुमको सैलून ही चलाना है। इस तरह से मैं इसे ओके, तो ये जर्नी आपकी कितने दिन पहले शुरू हुई? मैंने किया है 2000 से 2000 मीन्स कि 25 2000। ईयर 25 ईयर से आप सलून की जर्नी में हैं और ब्यूटी से रिलेटेड आप टिप्स दे रही हैं और इस पर आप प्रोफेशनली काम कर रही हैं। जी, राइट। लोग करियर है या एक्सपीरियंस बोले, इसमें आपकी टर्निंग पॉइंट क्या रही? जब मैंने सैलून स्टार्ट किया था उस समय बिल्कुल ये घरेलू और बिल्कुल घरेलू टाइप का माहौल हुआ करता था। लोग भाभी, मौसी, दीदी आ जाती थी मेरे पास। तो हम लोग बिल्कुल मिलजुल के ऐसा को तरह से घर में ही हम लोग सिलाई बिनाई जैसे लोग थे पुराने ज़माने में, उसी टाइप का ये भी काम था। तो आप कह सकते हैं कि हाउस वाइफ इसको खोल रहे थे। थोड़ा मॉडर्न होने के मॉडर्निटी वहीं पे थोड़ी सी स्टार्ट हुई थी। और मुझे बहुत दिक्कत होती थी उस वक्त कि एज ए टीचर मैं वहाँ पे काम कर रही थी। तो मैं बहुत मेंटली स्ट्रगल करने लगी कि नहीं, इस तरह का सैलून नहीं होना चाहिए। रांची में सभी जगह इसी तरह का सैलून था, प्रोफेशनल सैलून नहीं थे। और फिर 2008 में कुछ ब्रांड्स आए रांची में। और वहाँ भी मुझे दिक्कत होती थी। मुझे लगता था कि क्या चल रहा है, ऐसा कुछ फेक चल रहा है, कुछ मतलब सही से मैं स्टैब्लिश अपने आप को नहीं कर पा रही थी। तो मुझे लगता है कि अब 2 साल पहले मेरे लाइफ में मुझे समझ में आया कि सैलून क्या होना चाहिए। और अब मैंने उस पे एक किताब भी लिखी है जो कि बहुत जल्द, शायद जनवरी में ही वो पब्लिश हो जाएगी। ठीक है। को ब्यूटी इंडस्ट्री चूज करने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? मेरी मदर से। आपकी मदर से मिला? वो क्या करती थी? वो पहले तो हाउसवाइफ थी, मेरे फादर नहीं थे, तो हम लोग तीनों भाई बहन को संभालना था उनको। तो उनको लगता था कि इस काम से मैं ज़्यादा पैसे कमा सकती हूँ, टीचरशिप से कम। और मैंने सुना है कि आप बीच में किसी ब्रांड के साथ भी इनरोल की। शुरू में तो शायद आप अपना सलून चलाती। हाँ, मुझे ऐसा मतलब पब्लिक जो जेनजी जिसको आजकल कहते हैं, उन लोगों का था कि नहीं, हम लोग को ब्रांड में जाना है। तो मुझे भी लगा कि शायद मैं पीछे रह गई हूँ, ब्रांड्स के जो सैलून है वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, यही सोच के मैंने ब्रांड को लिया। मैम, हबीब फ्रेंचाइजी जब आप चला रही थी तो उस वक्त आपके लिए बिगेस्ट चैलेंज क्या था? जब मैंने हब का फ्रेंचाइजी लिया और जब मेरा खुद का सैलून था, अच्छा। उसमें जो मुझे सबसे बड़ा अंतर लगा वो था स्टाफिंग का। जैसे कि मेरे जो सैलून में जो लड़कियां काम करती थी, उस वक्त तो मेरा फैमिली सैलून तो था नहीं। तो उस वक्त जो लड़कों को जो मैं सिखाती थी और जो वो काम करती थी, वो काफ़ी स्किल्ड, उनमें काफ़ी स्किल था। और जो हबीब के जो फ्रेंचाइजी वाले जो स्टाफ थे जो यूनिसेक्स में काम कर रहे थे, वो ठीक है, उनको काम आता था, पर उनको बहुत सारी चीज़ें उनमें लैकिंग थी। और मैं वहाँ पे ज़बरदस्त स्ट्रगल करने लगी। एक तो मुझे कोई आइडिया नहीं था यूनिसेक्स सैलून चलाने का।
और दूसरी बात उनका में वो फिनिशिंग नहीं थी जो कि एक होना चाहिए, और उनकी पर्सनालिटी में भी वो बात नहीं थी जो एक फ्रेंचाइजी वाले में स्टाफ में होना चाहिए। ये बहुत बड़ा लैकिंग था। और मैं कई बार मैंने फ्रेंचाइजी जिन्होंने दिया था उनसे मैंने बात भी की, तो शायद उनको मेरी बात नहीं समझ में आ रही थी, या वो मुझे वो अपनी बात को समझा नहीं पा रही थी। तो बड़ा मैं मेंटली स्ट्रगल करने लगी। और जो लड़के जो काम कर रहे थे मेरे यहाँ, उनमें वो डिसिप्लिन नहीं था, कटसी नहीं, मैनर्स नहीं था। ये सब तो प्रॉब्लम था। और जब मैंने दूसरे एकेडमी से जब मैं लेके आई, इवन मैं हबीब की भी एकेडमी से बच्चों को लेके आई, तो उनमें वो फीलिंग तो नहीं थी। और फिर मुझे लगा, फिर मैं बहुत सर्वे करने लगी कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो मुझे लगा कि ये सैलून इंडस्ट्री में ही प्रॉब्लम है। ये मेरा बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, हो सकता है कि मेरे इस स्टेटमेंट से कई लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, पर उनका क्या है कि काम सीख लिए पर उनको बेसिक जो प्रॉब्लम है ना, उनको इंग्रेडिएंट के बारे में पता ही नहीं है कि स्किन में जब हम स्किन ट्रीटमेंट करते हैं या फेशियल करते हैं तो उनमें जो स्किन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें इंग्रेडिएंट क्या है, ये तो बिल्कुल भी नहीं पता है। मुझे लगा कि जब मैं फ्रेंचाइजी चलाऊंगी और जब मुझे स्टाफ मिलेंगे तो उस तरीके के मिलेंगे जिनको सब कुछ नॉलेज होगा, तो वो नहीं था। और फिर मुझे लगा कि मैं क्या कर रही हूँ, और तो इसका फिर सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सैलून इंडस्ट्री को सैलून वाले नहीं चला रहे हैं, बिल्कुल वो क्रीम वाले या प्रोडक्ट वाले चला रहे हैं हमारी इंडस्ट्री को। फिर मेरा वहाँ भी मैं वहाँ भी मेरा तो मैं होने लगा काफ़ी, मैंने वहाँ भी स्ट्रगल किया। बोलते मैडम आपको ज़्यादा पता है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि कोई क्रीम जो बेचते हैं, जो प्रोडक्ट वाले लोग हैं, जैसे हमारे मेडिकल फील्ड में एमआर होते हैं, वैसे ही हमारे फील्ड में भी प्रोडक्ट वाले वो तो आने ही नहीं चाहते मेरे पास, क्योंकि उनको पता है कि जो भी उनका प्रोडक्ट है वो सही तरीके से वो नॉलेज नहीं दे पा रहे हैं। और ब्यूटिशियन को तो खैर नॉलेज है ही नहीं, स्टाफ को जो ब्यूटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको इंग्रेडिएंट के बारे में बहुत कम पता है। इसका फायदा वो लोग उठा रहे हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि यही चैलेंज मेरे लिए रहा 2 साल। मीन्स कि ट्रेन स्टाफ्स आपको नहीं मिल रहे थे, बोलने का मतलब आप जितना फ्रेंचाइजी चला रहे हो, उस ब्रांड को मैनेज कर रहे हो, तो उस ब्रांड के लिए जो मतलब आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं तो वो उनका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है कि बहुत अच्छे ट्रेंड स्टाफ होंगे, और आपको वहाँ पर चैलेंजिंग आ रहा था कि आपके अकॉर्डिंगली वो मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो आपको लगा कि कुछ ऐसा मतलब एकेडमी होना चाहिए। हाँ, मुझे एकेडमी जरूरत इसलिए पड़ी कि यहाँ जो स्टाफ थे वो अनट्रेंड थे। उन्होंने काम सीखा है, ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने काम नहीं सीखा, उन्होंने काम सीखा है, बट उनको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है। दूसरी बात, उनके पास वही प्रोडक्ट नॉलेज है जो कंपनी के लोग उनको देते हैं, और कंपनी का पर्पस ये नहीं होता है कि वो किसी को सिखाए। उनका पर्पस होता है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट उनका बिके, ज्यादा से ज्यादा वो फायदा कमाए। और हमारा पर्पस होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा फायदा अपने क्लाइंट को दें। मेरा पर्पस क्या होगा, आप बीइंग ए ऑनर ऑफ सैलून, मेरा पर्पस है कि मैं अपने क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा फायदा दूं। मतलब वो जो मुझे पे कर रहे हैं उसके बदले में मैं ज्यादा से ज्यादा उनको बेनिफिट दूं। और कंपनी पर्सन जो कि प्रोडक्ट हम लोग को देते हैं, उनका पर्पस होता है हम लोगों से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। दो तरह की बातें हैं। और तब मैंने सोचा कि नहीं, मैं अकेडमी खोलूंगी, और जो मेरे स्टूडेंट होंगे उनको मैं प्रोडक्ट नॉलेज और हमारे स्किन में क्या चाहिए उसके बारे में मैं बताऊंगी। उसके बारे में मैंने बुक भी लिखी है जो अकेडमी में काफी को फायदा पहुंचाएंगे। और क्लाइंट्स का क्या है ना, कि मैंने देखा है कि क्लाइंट्स के पास उतना नॉलेज नहीं आता। क्लाइंट का क्या है कि वो किसी सैलून में गए और वहां पे उन्होंने बात की कि 3500 में एक O3 का फेशियल हो रहा है, वाइटनिंग फेशियल। अब वो उनके दिमाग में वही है कि O3 का वाइट फेशियल बहुत अच्छा। अरे भाई क्यों अच्छा है, मुझे ये समझ में ही नहीं आता ये बात। क्यों अच्छा है? आपकी स्किन अलग है, आपकी एज अलग है, आपका खान पान अलग है, आपकी अपब्रिंगिंग अलग है, वो तो आपको ध्यान ही नहीं है उसका। बस O3 का फेशियल अच्छा है, O3 का, मतलब थक गई हूँ। इसीलिए मैं अकेडमी चलाना चाहती हूँ, और ताकि मैं अपने स्टाफ को, जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे और इवन अपने स्टाफ को एक अच्छी नॉलेज दे सकूं, और वो भी डॉक्टर की तरह काम कर सके। ओके मैम, आप तो काफ़ी स्किल थी, बहुत प्रोफेशनल भी हैं, और एकेडमी स्टार्ट करने जा रही हैं,
और होप सो कि उम्मीद करते हैं कि आपका एकेडमी अच्छा चलेगा। जो दूसरे एकेडमी चल रहे हैं उनसे कहीं अलग चीज़ आप प्रोवाइड कीजिएगा, स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस प्रोवाइड कीजिएगा अपना। आप अपना प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स को, जो कि वो काफ़ी असरदार रहेगा, मतलब वैल्यूबल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। तो मैम, एकेडमी जब आप शुरू करना चाह रही हैं तो आपने ज़रूर मार्केट सर्वे भी किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा। तो आपको इसमें मार्केट गैप क्या दिखा इन टर्म्स ऑफ रेट, फीस? क्या गैप नज़र आ रहा है मार्केट में आपको? तो आपने ये जो डिसीजन लिया है शायद गैप देख करके ही लिया होगा मे बी। मैंने देखा कि मार्केट में जो ब्रांड के एकेडमी हैं उनके चार्जेस तो काफ़ी हाई हैं, जैसे लाख 1.5 लाख या 80,000 इस तरह के। और जो छोटे छोटे पार्लर है जहाँ 8-10 हज़ार में भी लोग सीख रहे हैं, तो उसमें से सीखने से तो मुझे समझ में नहीं आता और सीखते फायदा। कम है लोग, उनसे काम ज़्यादा ज़्यादा कराना एक पे। और जाएंगे तो ये दोनों वो बड़े एकेडमी तो जाने से नहीं सकते, तो ये दोनों के बीच में मैंने सोचा कि मैं स्टूडेंट को सिखाऊंगी, और जहाँ वो स्किल के बारे में जहाँ उनको सही नॉलेज होगी, और थोड़ा फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट होगा। तो मीन्स कि आप मध्य वर्गीय, लोअर मिडिल क्लास फीमेल्स को या महिलाओं को टारगेट कर रही हैं? जी जी लड़कियों को टारगेट कर रही हैं जिनके पास में बहुत हाई पेमेंट देने की नहीं। कैपेसिटी नहीं है, और बहुत लोअर लेवल पर भी जा करके वो काम नहीं करना चाहती हैं, वो बीच में आकर के सीखना चाहती हैं, और उनको एक ब्रांड वैल्यू भी आप दिलाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैं यहाँ सिखलाऊंगी, सिखलाने के लिए तो इलाक में बहुत अच्छा सिखलाता, लेकिन फिर भी मैं इलाक में है, नेचुरल्स है, हबीब है, लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ पे भी जो लोग सीख रहे हैं उनको वो साइंस नहीं मिलता जो कि मैं भी बच्चों को सिखलाऊंगी और जो कि मेरी किताब में लिखी हुई है। तो मैम की बुक भी लॉन्च हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैम जो साइंस की बात कर रही है, विज्ञान की बात कर रही हैं, मीन डेर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो स्किन ट्रीटमेंट करते हैं, मैम उस लेवल पर बात कर रही हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। इनके सैलून में आना, कम से कम एक डेमो आपको ज़रूर करके देखनी चाहिए इनके सैलून का। आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं, एक छोटा सा ब्रेक। से अब क्या आपने क्या सेगमेंट रखा है चीज करने की? मैं चाहती हूँ कि कम से कम एटलीस्ट, वैसे तो एटलीस्ट 10th भी हो सकता है, लेकिन मेरी एकेडमी को समझने के लिए थोड़ा 12 पास होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें काफ़ी साइंस है जो मैंने अपने साइंस को समझना होगा। मेरी किताब में मैंने बहुत सारी साइंटिफिक बातों को लिखा है, उसको एक्सपेरिमेंट करना होगा, तो इतनी समझदारी तो होनी चाहिए। दूसरी बात है, जो लोग कैरियर 12 के बाद में चूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल मेरे एकेडमी को ज्वाइन करें एज ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट। उनको मैं एक एजुकेट करूँगी और आगे जाके वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन के काम करेंगे। साइंस, इसको आप थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा कि आपने विज्ञान को, मीन्स कि साइंस को कैसे अपने सिलेबस में ऐड किया है, और पर क्या डिटेलिंग आप दे सकती? मैं आप लोग भी, जैसे क्लाइंट को भी पता है कि वो जब सैलून आते हैं तो क्या कहते हैं, क्या मेरे को ये फेशियल करवाना है, तो फिर ब्यूटिशियन क्या कहती है, इट्स गोल्ड फेशियल करा लीजिए मैम, है ना। अच्छा, तो वो बोले कि नहीं, गोल्ड फेशियल क्यों, डायमंड करा लेते हैं। तो मैं कई बार ऐसे भी अपने फेसबुक पेज में मैं बहुत बार ये बोल चुकी हूँ। तो मैं उनसे कहती हूँ कि आपको कैसे पता कि ये आपको गोल्ड फेशियल या डायमंड फेशियल आपके स्किन के लिए है। तो नहीं, सुने हैं, वो करवा के आई थी, बहुत अच्छा हुआ। तो साइंस है कि हमारे स्किन का एक अलग साइंस है। स्किन हमारे बॉडी के लिए बैरियर का काम करती है। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी क्रीम उसमें पेनिट्रेट कर लेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे स्किन का जो साइंस है वो हम लोगों को बाहर की चीजों को अंदर जाने से वो रोकता है। फिर कैसे कोई क्रीम अंदर हमारे स्किन के अंदर जा सकता है? प्लस हमारा जो लिपिड है उसमें ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, और हमारे क्रीम में कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो लिपिड के साथ मैच करें। हमारे जो सेरामाइड है, हाइलुरोनिक है, ये सब क्या है, रेटिनॉल क्या है, विटामिन ए क्या है, कैसे काम करता है, विटामिन सी कैसे काम कर रहा है, कैसे वो पेनिट्रेट कर रहा है, कैसे मशीनें वो डर्मिस लेयर पे काम कर रही है, कैसे फ्रीक्वेंसी काम करती है, कैसे आरएफ मशीन काम कर रही है। तो ये जो मैं कहूँगी, खुलेआम बोलती हूँ मैं, कि जो भी ये गोल्ड डायमंड नाम से जितने भी क्रीम है वो एक चीटिंग है हम लोगों के साथ, हमारे क्लाइंट के साथ। पहले हमारे स्किन को समझना जरूरी है
स्किन के जो लिपिड में जो इंग्रेडिएंट है उसको समझना जरूरी है और हमारे क्रीम में क्या है उसको समझना जरूरी है। यही है मेरी उस किताब का सार। ओके मैम, तो आपके एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए आपने एकेडमिक क्लासेस तो बता दिया और अपने एजुकेशन भी बता दिया कि एटलीस्ट +2 होनी चाहिए, और कुछ फाइनेंशियल वीक लोगों के लिए क्या आपने कुछ अब ऐसा? अभी तक तो मैं ऐसा सोची नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे पास ऐसा कोई ग्रुप आए जो फाइनेंशियली वीक है तो मैं जरूर उन लोगों के लिए कुछ अलग से जो हेल्प हो सकेगा गवर्नमेंट से या मेरे से मैं करूँगी। आप लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो अपना करियर के बारे में क्या करें आगे, क्या प्लान करें, ब्यूटी करियर के बारे में कैसे तो वही करें? पूरा उनके पास थ्योरी नॉलेज होना चाहिए। हमारे ब्यूटी इंडस्ट्री में क्या है ना कि लड़कियां काम सीख जाती हैं, जैसे थ्रेडिंग सीख गई, फेशियल सीख गई, ब्लीच सीख गई, या फिर मैंने क्योर पैडी करी, सो आती है मेरे पास। मैं बोली तुम्हें क्या आता है? जब कोई लड़की मेरे पास आती है तो मैं सिंपल उससे पूछती हूँ कि तुमको क्या आता है, तो वही सब सब बता देती है, ये सब आता है। फिर मैं पूछती हूँ कि बताओ एक स्किन में कौन सा फेशियल ज़्यादा 20 एज के एज में, 30 में, 40 में, 50 में, उनको पता ही नहीं होता। तो मेरा ये कहना कि ठीक है आप प्रैक्टिकल सीख गए, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं से आपको थ्योरी आनी चाहिए। आज डॉक्टर जो डर्मैट डॉक्टर है उनके पास क्या है? उनके पास पूरा थ्योरी नॉलेज है, पूरा। और तब जाके वो किसी पेशेंट को देखते हैं या उनको कोई दवाई लिखते हैं, बताते हैं। हमारे पास क्या है? सिर्फ 2-3 महीने का सिर्फ नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज जो हम सब देख के सीखे हैं। और सिखाने वाला भी कैसा, ये भी आपको देखना बहुत जरूरी कि जिससे आप सीख रहे हैं उसके पास कितने नॉलेज है। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपके पास थ्योरी नॉलेज पूरी होनी चाहिए। और जिसकी वजह से मैं बहुत स्ट्रगल की हूँ, मुझे मेरी समझ ही में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या। मैं बार बार स्टाफ चेंज करती थी। पता है क्या होता था? मैं बार बार स्टाफ चेंज करती, लोगों के पास मेरा एक इमेज बन गया कि मेरी स्टाफ से पटरी नहीं खाती। सच में मेरी पटरी कैसे खाए? नॉलेज है ही नहीं उनके पास। तो शायद ये अकेडमी खोलने के बाद ये मेरा इमेज भी ठीक हो जाए। हाँ, मतलब स्टाफ आपके पास रिटेन नहीं हो पा रहे थे उनको। नहीं, उनको नॉलेज ही नहीं, और उनको उनको भी उनकी भी गलती नहीं, उनको समझ ही में नहीं आता है कि करे तो करे। एक्चुअली जो क्वालिटी आप खोज रही थी, जो नॉलेज खोज रही थी, वो कमी। अब आप एक बात बताइए, कोई 20 साल की एक लड़की को आपने गोल्ड फेशियल करवाया और वो 50 में भी वो कैसे काम करेगा? आप बताइए। मतलब वही ऐसा क्रीम वाला में, और किसी भी क्रीम कंपनी वाले वहाँ एज लिखते ही नहीं। आप सोचिए कि एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको डोज बताएंगे, बच्चे के लिए इतना, बड़े के लिए इतना। पर हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, और किसी कोई क्वेश्चन रेस करता भी नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि कोई क्वेश्चन रेस करता ही नहीं। ये तो ब्यूटी इंडस्ट्री वाले के लिए भी बहुत अच्छा लेसन होगा कि इस पर भी वो काम कर सकते हैं। आज आज इस ये स्थिति कि अब क्लाइंट काफी अवेयर हो गए। अब क्लाइंट का भी इंटरेस्ट नहीं रह गया ब्यूटी इंडस्ट्री में। वो सोचते चलो घर में ही वही क्रीम लाएंगे, खुद से कर लेंगे। तो ये सब सारे प्रॉब्लम्स तो हैं जिसको सॉल्व करना है मुझे। और आप उनके लिए कोई मैसेज ऐसा कुछ देना चाहें जो महिलाएं घर पर हैं, आप कुछ शब्दों में आप? घर में जो महिलाएं हैं जो कुछ काम नहीं कर रही हैं, मैं चाहूंगी कि कम से कम कुछ घंटे वो अर्निंग मेंबर बने फैमिली के लिए। जरूरी नहीं है कि आप ऑफिस में जॉब करें, पर उनको अपना खर्च उठाने के लायक उनको बनना होगा। ऐसा नहीं है कि आपके हस्बैंड आपको कुछ कमा के देंगे, घर में माता पिता बहुत पैसे वाले हैं तो वो आपको कुछ हेल्प कर रहे, भाई हेल्प कर रहे, नहीं। अगर आप यहाँ पे जीवन है हमारी इस धरती पे, तो हमें हमारा खर्च और हमें हमारा जो भी डिजायर है वो अपने बल पे पूरा करें, ना कि किसी और के डिपेंड रहें। मैम, ये 5वां सेक्शन हमारा है पॉडकास्ट का और ये फाइनल होगा। मेरा फ्यूचर प्लानिंग क्या है मैम एकेडमी का, और आगे आप क्या कितना भविष्य देख रही हैं आप इस पर? अभी तो मैं चाहती हूँ कि जो झारखंड की लड़कियां हैं उनको मैं अच्छे से टीच करूँ, उनको मैं स्किन नॉलेज दूँ, और ब्यूटिशियन के बदले में उनको कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनाऊं। और ताकि दो जो स्ट्रगल मैंने किया है अपनी लाइफ में दूसरे सैलून वाले नहीं करे, बल्कि दूसरे सैलून वाले लोगों को तो बहुत हेल्प होगी मेरे से, क्योंकि मैं उनको स्टाफ दूंगी, अपनी ही सिखाई हुई लड़कियां दूंगी। यही अभी अभी तो यही प्लान है, और इसके आगे मैंने कभी सोचा ही नहीं कुछ। कुछ फ्रेंचाइजी मॉड्यूल वगैरह के बारे में तो कुछ सोचा है आइडिया नहीं है या आप अपना ब्रांच खोलेंगे या मल्टीपल? अभी। अभी तो ऐसा कुछ नहीं। इसका जो आप क्लास लेंगी
एकेडमी जो आप रन कराएंगी वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, या फिर अभी आपने फिजिकली मोड रखा है? अभी तो मैं फिजिकली पढ़ाऊंगी यहाँ अपने यहाँ बिस्सा चौक में हबीब के बगल में मेरा एकेडमी है। वहीं पे मैं अभी 10 बच्चों को 10 से मैं स्टार्ट करूंगी और उसके बाद फिर हम लोग इसको देखते ही कैसे इसको बड़ा कर सकते हैं। चलिए मैम, आपसे हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझे हैं, और होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उन्हें बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिली होंगी जो जानकारियां शायद उनको अभी तक ना मिली हो। और इस पॉडकास्ट में आप आई और आपने वक्त दिया हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।